प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल 15 अगस्त को लाल किले से 13 बार युवाओं का जिक्र करते हैं। लगभग एआई से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराकर सशक्त बनाने की बात करते हैं, फ्री कोचिंग की बात करते हैं। लेकिन आज 13 तारीख से विगत 13 तारीख से बच्चे जो है गर्दनी बाग में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको सुनने वाला कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता या फिर नेता आज तक गर्दनी बाग नहीं है। और अब आलम ये हो गया है कि हमारे साथ बैठे हैं अमन जी आज से यानी 17 अगस्त से आज ये आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। थोड़ा देर में सर आ रहे हैं। आज अमन, ये आमरण अनशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कोई भी अभी तक आप लोगों से मिलने नहीं आया? कोई डेलीगेशन से बातचीत नहीं हुई है क्या? देखिए, सबसे पहला प्रश्न था आपका कि आमरण अनशन पे बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो हम लोग बीते 2.5-3 सालों से सड़कों पर तमाम मांगों के साथ, ये जो 15 मांग की सूची आप देख रहे हैं पीछे जो लगी हुई है, हाँ, ये 15 मांगों के साथ हम लोग बीते 2.5-3 सालों से सभी चीज़ों को एक एक मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक सरकार के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई। ठीक है, आपने कहा क्या कोई मिलने आए थे? तो सीआईडी और आईवी के अधिकारी आए थे, हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया उनको, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक वार्तालाप के लिए नहीं बुलाया गया, वार्तालाप नहीं हुआ। बीते 13 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब सरकार आज चौथे दिन भी कोई निर्णय नहीं ले पाई, आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर राजधानी में राज्य के मुखिया के घर के चंद मीटर दूर अगर हज़ारों छात्र या सैकड़ों छात्र अनशन पे बैठे हैं, कुछ आमरण अनशन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपका नींद नहीं खुल रहा है, आप आके नहीं मिल सकते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद भारत में नहीं बल्कि अंग्रेज़ जब हम पे गुलाम कर रहे थे उस समय भी बापू जो है आमरण अनशन करते थे। जब बापू आमरण अनशन करते थे उस समय भी अंग्रेज आकर के बात करते थे हम लोगों से। लेकिन आज ये तानाशाही व्यवस्था हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मुझे ये नहीं पता कि आज से मैं जब आमरण अनशन पर बैठूंगा तो हो सकता है कि 10 दिन या 15 दिन के बाद मेरी शरीर मेरा साथ देना छोड़ दे। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ मेरे शब्द मेरे जुबान से ना निकले। लेकिन मैं इतना आशुतोष भैया आपको ज़रूर कहता हूँ कि जब तक हमारी 13 सूत्री मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन हमारा ये आमरण अनशन भूख हड़ताल चलता रहेगा। अमन, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा पर्सनली बात है कि आमरण अनशन से बैठने से पहले क्या घर वालों से बात हुई? वो लोग क्या कह रहे हैं? मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता है और मैंने उसे समझाया, फिर उसने माँ को फ़ोन किया। माँ मेरी रोने लगी, भावुक हुई, क्योंकि 28 तारीख को बहनों का बहुत बड़ा भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। तो वो कह रही थी, जब मैं घर से आ रहा था मुझे टाइफाइड हो गया था, 22 तारीख को मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, 22 तारीख के प्रोटेस्ट में हम घर चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रक्षाबंधन में ज़रूर आएंगे। हाँ, मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं घर नहीं जा सका, लेकिन मुझे उम्मीद है कि रक्षाबंधन के दिन इस बिहार की हज़ारों और लाखों बहनें ज़रूर आएंगी गर्दनी बाग और मेरे कलाई पर राखी ज़रूर बांधेगी। यहाँ पर बैठे तमाम उन योद्धाओं के कलाई पर राखी बांधेंगी जो अपनी लड़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। 13 सूत्री जो मांग है उनमें प्रमुख कौन कौन सी मांगे हैं जिनको आप चाहते हैं कि सरकार त्वरित सुन ले? क्योंकि देखिए, जो 13 मांगे हैं उन्हें तुरंत तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन 13 में कौन सा ऐसा मांग है जो त्वरित आप चाहते हैं? मेरी बात है कि क्यों नहीं त्वरित मांग पूरी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुई? क्या एक डीएम ने बच्चों पर थप्पड़ नहीं उठाया? क्या 17वीं बीपीएससी में धांधली सेटिंग मेंस में नहीं हुआ है? फिर क्यों नहीं हो सकती? क्या बीएसएससी का परीक्षा 3 सालों से लंबित नहीं है? क्या बीएसएससी का परीक्षा 2014 में वैकेंसी पहली आती है और 2022 में एग्ज़ाम होती है, यानी 8 सालों से। 8 सालों में आप समझ सकते हैं, एक छात्र जिनके माता पिता गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो अपने बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी करके वो राजधानी में या अन्य ज़िलाओं में, गृह ज़िलाओं में पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर 8 सालों तक वैकेंसी ना है तो वो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित होंगे और लज्जित महसूस करेंगे। ये हम लोगों पे बड़ा सवाल है कि सरकार क्यों हमारा मांग नहीं सुन रही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब हमें बहुत बड़ा कुछ हिमालय दे दो, राज्य का मुखिया बना दो, नहीं बनना है। हम अपना हक मांग रहे हैं।
जो वादा करके आप सरकार में आए वही हम मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं और इसी के लिए हमने लाठियाँ खाई, जेल गए, गोली खाई, FIR लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर हमारी बातों को नहीं मान रहे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेंस के पेपर में 1799 मेंस दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ। त्यागी साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने खुद FIR करवाया। जब पेपर लीक हुआ और FIR करने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई तो फिर पेपर कैंसिल क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल उठाता है। आप क्वेश्चन मार्क, कोई मार्कशीट नहीं दे तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है, क्या है? तो बहुत बड़ा सवाल है। TRE 4 का मुद्दा आज से नहीं, 2.5 सालों से चल रहा है। लाठियाँ खाया गया, लहूलुहान हुआ, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। ये तो जेन्युइन मांग है ना, कब पूरा करेंगे? और नहीं पूरा करेंगे तो मैं आग्रह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय सम्राट चौधरी से, अगर आप हमारा मांग पूरा नहीं कर सकते हैं तो एक समय के बाद जब हमारा शरीर जवाब दे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित ना हो। आपकी व्यवस्थाओं में हम मरना कबूल करेंगे, आपके स्वास्थ्य लाभ लेना पसंद नहीं करेंगे। हम आग्रह कर रहे हैं बिहार के तमाम उन युवाओं से, अभ्यर्थियों से, जो आपके चैनल के माध्यम से देखने का काम करेंगे। मैं कहूँगा कि आप आइए, ये लड़ाई आपकी है। ये उन गरीब मजदूर लाचार के बच्चों की लड़ाई है जो अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये व्यवस्था केवल और केवल छलने का काम ही किया है। हम लोग लड़ेंगे। आखिरी सवाल यही, पता नहीं आखिरी बार मैं आपसे बात कर पाऊँ आगे कि नहीं कर पाऊँ, लेकिन सवाल यही कहूँगा कि ज़िंदा बच गया तो ठीक, अगर मर गया तो मेरे मरने के बाद बिहार के इसी धरती गर्दनी बाग से इनकलाब आएगा और पूरे भारत में इनकलाब का नारा बुलंद होगा। धन्यवाद। देखिए अमन, आप जिंदा भी रहेंगे और छात्रों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, यही हमारी शुभकामना है आपके साथ। अनुज जी इधर आइए, थोड़ा आपसे भी बात कर लें। अमन आज से अनशन पर जा रहे हैं, आप बहुत क्लोज हैं अमन के, क्या कुछ बातचीत हुई? घर वालों ने कुछ कहा आपको भी? किसी का घर वाला थोड़ी चाहता है कि बच्चा आमरण अनशन पर बैठे। सरकार को जब सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, आमरण अनशन आने की नौबत ही क्यों पड़ी? हम आकर मिले उनसे, क्या उनकी मांगे हैं? अगर कहता है कि भारत में अगर एक भी व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठे हुए या किसी भी मांगों को लेकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो भारत के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके राज्य के लोग हैं। तो राज्य के मुखिया को आकर मिलना चाहिए कि क्या परेशानियां हैं, मिलकर सुनना चाहिए। 13 सूत्रीय मांगों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार से कोई भी ऐसे लोग नहीं है, कोई भी ऐसे तंत्र के लोग नहीं हैं जो आकर हमसे मिले और हमारी व्यथा को सुने। उनको बिल्कुल सुनना चाहिए। आज मेरे भाई कहते हैं कि आमरण अनशन पे बैठूंगा मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन सच बात यही है, सच इन्होंने सच कहा कि जिंदा भरत तिवारी किसी को नहीं चाहिए, मृत भरत तिवारी चाहिए। और बाद में क्या करिए, उनको कंपनसेशन दीजिए। सरकार क्या करती है, गोली चलाने वाले को सस्पेंड करती है, सस्पेंशन से तो नौकरी नहीं जाती है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना सस्पेंशन होता है, फिर उनको नौकरी तो मिल जाती है। जिसने बेटा खोया, जिसने पिता खोया, जिसने भाई खोया, उनकी परेशानी को कौन समझेगा? नहीं समझेगा। तो हम तमाम युवाओं से भी कहना चाहते हैं कि मृत भरत तिवारी मत खोजिए, जीवित भरत तिवारी खोजिए। आपके संघर्षों के साथ कौन खड़ा है? हमें भी शौक़ है क्या कि हम गर्दनी बाग में आकर बैठे? शौक़ नहीं है भैया, लेकिन हम आके इसलिए बैठ रहे हैं कि हमें पता है हम कुछ चीज़ों को दूर से देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं। हमें पता है इन व्यवस्थाओं से आज नहीं लड़ेंगे तो कल आप ही इन व्यवस्थाओं से त्रस्त हो जाएंगे और तब आपको लगेगा कि काश मैं उस समय जाता, उनका संघर्ष में साथ दिया होता। अगर देश की आज़ादी में हमारे दादा परदादा लोग साथ नहीं दिए होते तो आज हम लोग इस तरह से बात नहीं किए होते। तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक आज़ादी को छीनी जा रही है, शिक्षा को जंजीरों में बांधा जा रहा है। कब आज़ादी मिलेगी शैक्षणिक आज़ादी? क्या पेपर लीक होना जारी रहेगा और इसकी बात उठाने वाले को लाठी से पीटा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, FIR किया जाएगा? आपको मैं आज का बताता हूँ आशुतोष भैया, आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, हमारे साथी आमरण अनशन पे जा रहे हैं, आने वाले समय में देखिएगा हम लोगों के ऊपर में FIR किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा और उस समय फिर सरकार में बैठे हुए तंत्र, ये हम लोगों को जो है अमानवता हमारे साथ किया जाएगा और बताया जाएगा ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। क्या आपको कहीं से हम लोगों ने दिखा कि अराजकता फैलाते हैं? हम तो हाथ जोड़कर शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कहते हैं आप हमारे अभिभावक हैं, आकर हमसे मिलिए, हम लड़ने वाले नहीं हैं। और अगर आपको नहीं पता चलता इन परिस्थितियों में क्या किया जाए तो हम आपको सलाह देते हैं। युवा आयोग का आपने गठन किया था, युवा आयोग में नीति निर्माण में वैसे युवाओं को जोड़िए जो युवाओं की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो समाज के लिए लड़ने की बात करते हो। आप नीति निर्माण तो बना लेते हैं, लेकिन नीति निर्माण जिनके लिए बनाते हैं उनकी सहभागिता अगर उनमें हो जाएगी तो कभी गलतियां नहीं होगी। अगर TRE-4 के मुद्दा की बात हो, BSSC के मुद्दा की बात हो या तमाम मुद्दे की बात हो, उसमें नीति निर्माण आप बनाते हैं, लेकिन अगर उनकी सहभागिता होती, कोई स्टूडेंट होता है या स्टूडेंट यूनियन के लोग होते या कोई प्रतिनिधि होते तो उनको समझाते या उस हिसाब से काम करते। लेकिन बाद में आप डेलीगेशन की टीम लेकर जाते हैं और बरगलाने का काम करते हैं। सरकार से कहेंगे कि बरगलाने की नीति छोड़िए, चिनगारी जल रही है, इन चिनगारी को बुझा लीजिए, नहीं तो पूरा बिहार में तांडव होने जा रहा है और उस समय आप संभाल नहीं पाइएगा। फिर कहिएगा, नहीं कहिएगा कि ये विद्रोही तत्व हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार बर्बाद हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, पलायन के क्षेत्र में हो। हम लोग कहीं से वंचित नहीं रहना चाहते हैं। देखिए, आज से अनशन जारी है और कुछ ही समय में यहाँ पे अमन जी अनशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सवाल है कि हर बार बिहार में छात्रों की बात अनशन या फिर आप कहें कि आंदोलन के जरिए ही क्यों सुना जाता है? क्या नेताजी पहले से नहीं चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को उनका हक मिले? क्या ऐसी कोशिश कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो वैसा काम करे जिससे कि ये अनशन और आंदोलन की ज़रूरत ही ना पड़े? मेरा सवाल है आज की सरकार से, आज के शिक्षा मंत्री से और सम्राट चौधरी से कि इन बच्चों को बचा ले। खास करके ये जो अमन अनशन पर जा रहा है, इसके परिवार हैं, इनकी माता पिता का आस है कि वृद्ध माता पिता रो रही है माँ कि मेरा बेटा अनशन पर जा रहा है, बचा लीजिए बिहार को भी और इन सभी छात्रों को भी। धन्यवाद।